हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष गौतम और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनके पास हिंदी डिसिप्लिन या हिंदी स्पेसिक कोर कोर्स लगा हुआ है, जो है आपका हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। सेकंड सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम के स्टूडेंटों को लगा हुआ है ये। आज इसी के ही एक कविता को हम पढ़ेंगे, जो है रईसों के सपूत। जी हाँ, रईसों के सपूत, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो रईसों के सपूत की ये जो कविता है, इसे व्याख्या सहित आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट, एसओएल के स्टूडेंट्स और एनसी वेब की छात्राओं पर समान रूप से लागू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। देखिए, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 हिंदी डिसिप्लिन स्पेसिक कोर कोर्स हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। हमने ये सारे चैप्टर इसके पहले ही करा दिए हैं, जिस पर टिक लग रहा है। कबीर के दोहे, गोकुल लीला, धोयावली छंद, दोहे, कवित्त, रईसों के सपूत। आज हमारी ये वाली वीडियो चलेगी रईसों के सपूत, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं इनके कविताएं। तो देखिए, ये है रईसों के सपूत, जो आपका पहला काव्य है। इसे पढ़ते हैं। 123/1 है ये, जिस ग्रंथ से हमने उठाया है 123/1। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, रईसों के सपूत। जब याद आती है बड़ों के उन सपूतों की कथा, उनके सखा संगी विदूषक और दूतों की कथा, हम निकल पड़ते हैं हृदय से बचन ऐसे दुख भरे, होवे ना ऐसे पुत्र चाहे हो कुल छह ही हरे। काफ़ी अच्छा काव्य है, एक बार इसका दोबारा अध्ययन करते हैं। जब याद आती है बड़ों के उन सपूतों की कथा, उनके सखा संगी विदूषक और दूतों की कथा, तब निकल पड़ते हैं हृदय से बचन ऐसे दुख भरे, होवे ना ऐसे पुत्र चाहे हो कुल छह ही हरे। काफ़ी अच्छा काव्य है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिए, शब्दार्थ से पहले, जब भी आप सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आती है पेपर में, आपको पता ही होगा। यदि आपने ये नहीं देखा है कि क्वेश्चन पेपर का मॉडल कैसे कैसे आता है, तो आई बटन में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, वरना जब ये वीडियो खत्म होगी वहाँ पे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर आखिरकार हिंदी कविता मध्यकाल आधुनिक काल का कैसे आता है। तो देखिए, आपको जो है जैसी सप्रसंग व्याख्या करते हो तो उसमें पहले निर्देश दे देना। निर्देश में कहने का मतलब क्या है, देखिए, इस जो भी आपका वहाँ पे काव्य होता है, ठीक है, वो ऐसी भाषा में रहता है, आपको उसका ट्रांसलेट करना पड़ता है शुद्ध व्याख्या रूप में, ठीक है। तो इसके जो है शुरू के 3 शब्द और एंड के 3 शब्द लिख दो, क्योंकि उससे अथवा में क्वेश्चन आता है। अथवा में क्वेश्चन आने से ये रहता है कि टीचर को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो आसानी से चेक कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है सपूत, ठीक है, सपूतो। सपूतों का मतलब क्या होता है, अच्छी संतान। पर यहाँ पर उसका यूज किसके रूप में कहा गया है, संतान। सपूतों के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर करा गया है नालायक संतान के लिए, ठीक है। सपूतों का मतलब इस पूरी कविता में नालायक संतान से है, ठीक है। जो नालायक स्टूडेंट्स रहते हैं, जो नालायक संतान रहते हैं, जो नालायक बच्चे रहते हैं, उनसे है यहाँ पर सपूतों का मतलब, ठीक है। तो सपूतों का मतलब यहाँ ये याद रहेगा, नालायकों से, जो नालायक संतान रहती है, जो नालायक बच्चे रहते हैं, उनसे है। आगे बात करें तो यहाँ पर एक शब्द आया है विदूषक, ठीक है। विदूषक कहाँ पर आया है, देखिए, जो इस काव्य का सेकंड लाइन है, बीचों बीच आपका दे रखा है विदूषक। विदूषक का मतलब होता है हंसाने वाला, ठीक है। हंसाने वाले जो होते हैं, जो दूसरे को हंसाते हैं, उसे कहते हैं। एक शब्द आया है यहाँ पर दूत, ठीक है, जो सेकंड लाइन का लास्ट शब्द सा है, दूतों, ठीक है। दूत का मतलब है संदेश भेजने वाले। एक शब्द आया है कुल। कुल सबसे लास्ट की लाइन है, कुल छह हे हरे। तो कुल का मतलब क्या है, वंश से, और छह का मतलब है नाश से, और हरे का मतलब आपको पता ही है ईश्वर से। इसका प्रसंग भाव देख लेते हैं। तो देखिए, इसका प्रसंग भाव है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। उनकी महत्वपूर्ण कृति भारत भारती। ध्यान रखना, मैथिली शरण की जो प्रमुख कृति है उसका नाम है भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख महत्वपूर्ण कृति भारत भारती के वर्तमान खंड के अंतर्गत रईसों के सपूत शीर्षक से निबद्ध कविता है। ध्यान रहे, ये जो कविता है भारत भारती नामक ग्रंथ से ली गई है, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ये ग्रंथ उनके एक ग्रंथ में, इसमें रईसों के सपूत नाम का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर को इन्होंने शीर्षक दिया है रईसों के सपूत।
रईसों के सपूत जो कविता है वो वर्तमान की विसंगतियों को उजागर करने वाली कविता है। इसमें कवि ने उद्योगपति यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके भोग विलास में डूबे नालायक उनके जो पुत्र हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो ऐसे पुत्र हैं जो सपूत कहकर उन पर करारा व्यंग कसा है मैथिली शरण गुप्त ने। सपूत का मतलब किससे है यहाँ पर? नालायक पुत्र कहकर करारा व्यंग करा। व्यंग का मतलब आलोचना करिए, उनकी क्रिटिक करिए, ठीक है, बुराई करिए। सपूत कहकर यानी कि नालायक पुत्र कह के, जो कहीं ना कहीं ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करने वाले रीतिकालीन सामंतों पर भी सटीक बैठता है। गुप्त जी की कविता की यह विशेषता है कि इतना लंबा और बीत जाने पर भी इसकी प्रासंगिकता ज्यों की त्यों बनी रहती है। यानी कि इतना लंबा समय बीत जाएगा, जब भी इस कविता की प्रासंगिकता या इनके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए काव्यों की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। चाहे देखिए मैथिली शरण गुप्त ने ये कब लिखी होगी पता नहीं कविता, और ये आज भी ज्यों की त्यों आपके देखने के लिए मिलेगी जब इसका हम भाव पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ भारत की वर्तमान अधोगति का चित्रण है, यानी कि भारत की जो वर्तमान दुर्दशा हो रही है, अधोगति का मतलब दुर्दशा कह सकते हो, पतन की तरफ जो जा रहे हैं हम, तो उसका चित्रण करा गया है। अब यहाँ पर हम सैप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त यहाँ रईसों एवं उनके सपूतों के कारनामों को याद करते हुए अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। कवि विगड़ेल राजकुमारों एवं सामाजिक दृष्टि से उच्च वर्ग के माने जाने वाले उद्योगपतियों के सपूतों की कहानी एवं जीवन शैली का स्मरण कर रहे हैं। उन सपूतों के आसपास सदैव मित्र, साथी, विदूषक एवं दूत इन्हें घेरे रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैथिली शरण गुप्त जो है यहाँ पर रईसों का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े अमीर पिताजी हैं, जो बड़े बड़े अमीर पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें रईस कहते हैं। बहुत तू तो बड़ा रईस है भाई, ठीक है, तो रईस समझ रहे होगे आप। यहाँ रईसों एवं उनके सपूत का मतलब उनके जो पुत्र हैं, कैसे पुत्र हैं वो? नालायक पुत्र। उनके जो नालायक पुत्रों के जो कारनामे हैं उनको याद करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। कवि विगड़ेल, कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त। कवि मैथिली शरण गुप्त बिगड़ेल राजकुमार, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, जो बिगड़े हुए सपूत हैं, जो नालायक पुत्र हैं, उनकी सामाजिक दृष्टि से उच्च वर्ग के माने जाने वाले उद्योगपति, यानी कि देखिए सामाजिक दृष्टि उन्हें कैसे पहचानती है कि वे तो भाई हायर कैटेगरी के लोग हैं। इनके जो बच्चे हैं ये तो हाई लेवल के बच्चे हैं, हाई लेवल के मतलब कि इनके जो हैं सपूत हैं, हाई लेवल के इनके जो हैं बेटे हैं, ऐसा मानते हैं। उद्योगपतियों के सपूतों की कहानी एवं जीवन शैली का स्मरण कर रहे हैं, यानी कि जो सपूत हैं, जो नालायक पुत्र हैं, उनकी क्या स्टोरी होती है, उनका लाइफ स्टाइल क्या रहता है, यानी कि जीवन शैली क्या रहती है, उसका यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। इन सपूतों के आसपास सदैव क्या रहती है, यानी कि देखिए जो अमीर रहता है व्यक्ति, ठीक है, ऐसो आराम रहते हैं, भोग विलास में हमेशा जो डूबे रहते हैं, ऐसे सपूत जो हैं उनके मित्र तो आपको पता है हमेशा बहुत रहते हैं, ठीक है, एक सीधे लड़के के मुकाबले उनके पास ज़्यादा मित्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनके साथ ही विदूषक, ठीक है, विदूषक का मतलब हंसाने वाले, कि औरों को वो हंसाएंगे, मतलब कि जो उनके जो मालिक है, मालिक का मतलब है जो उनके फ्रेंड का मेन लीडर है, ठीक है, वो मेन लीडर जो है अपने सारे दोस्तों को हंसाता है, तो उसका मतलब विदूषक है, ठीक है। विदूषक एवं दूत का मतलब क्या है, जो संदेशा लेकर आता है कि आज भाई इस गली में ये खबर हो गई, ठीक है, आज यहाँ पर ये हो गया, तो ऐसी जो खबर सुनाता है उस लड़के को या उस बेटे को, जो माँ बाप के पुत्र हैं। दूत इन्हें घेरे रहते हैं, ऐसे दोस्त उन्हें घेरे रहते हैं, अर्थात ये सपूत कहीं भी अकेले नहीं जाते थे, वो सॉरी यहाँ पर है लिख लेना आप, अकेले नहीं जाते हैं, मित्र मंडली सदैव इनका अनुकरण करती रहती है, ठीक है। मित्र मंडली का मतलब क्या है, जो इनका जो फ्रेंड सर्किल है वो हमेशा इनकी बातों को मानता है, एक्सेप्ट करता है, चाहे वो गलत हो, इनका जो इनका फ्रेंड लीडर है वो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ में हाँ मिलाने की बात है। कवि ने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए, यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्होंने अपने दिल की पीड़ा जो है उसको व्यक्त करते हुए क्षोभ से कहा है, यानी कि दुख से कहा है कि हे ईश्वर, कभी ऐसी किसी के घर में ऐसी संतान ना देना, भले ही कुल का नाश क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन दी गई थी लास्ट में, आप देखिए, होवे ना ऐसे पुत्र चाहे हो कुल छह हे हरे, इसका मतलब यही है, ठीक है। कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, कह रहे हैं कि हे ईश्वर, कभी ऐसी संतान ना देना, भले ही कुल का नाश क्यों ना हो जाए। ऐसी मान्यता है कि पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, ठीक है, मान्यता है कि भाई जो है पुत्र जो है वंश को आगे बढ़ाता है, इसलिए संतान
से सभी पति पत्नी पुत्र की ही कामना करते हैं, यानी कि अगर उनके बच्चे हों तो वो पुत्र जरूर हो, तो ऐसी कामना करते हैं सभी पेरेंट्स। किंतु कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना है कि ऐसा पुत्र जो वंश के नाम पर मट्टी मिला दे, वंश के नाम की मट्टी मिला दे, ऐसी संतान से अच्छा है कि हम बिना बच्चे के रह लें, बिना संतान के रह लें। तो ये था मैथिली शरण गुप्त के इस पहले काव्य का व्याख्या भाव। इसका हम अब विशेष पक्ष देखते हैं। आपको देखिए पेपर में सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आती है, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। शब्दार्थ करने होते हैं, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर इसका विशेष पक्ष। विशेष पक्ष इस काव्य का देख लेते हैं। तो देखिए कवि के अनुसार, कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ध्यान रखना, देखिए कवि क्यों कह रहा हूँ, एक नंबर आपको वैसे ही मिल जाएगा जब आपने ये बता दिया भारत भारती से ली गई है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। कवि के अनुसार मनुष्य के पास संपत्ति आते ही मित्रजन भी साथ आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कवि के अनुसार ऐसा है कि मनुष्य जिसके पास धन दौलत ज़्यादा होती है उसके इतने ही ज़्यादा फ्रेंड सर्किल रहेगा, उसका उतना ही ज़्यादा फ्रेंड जो है क्राइटेरिया ज़्यादा रहता है औरों के मुकाबले। कवि की दृष्टि जो है कुलनाशक पुत्र होने से निसंतान बेहतर है। कवि का कहने का मतलब यह है कि पुत्र ऐसा ना हो जो कुल का नाश कर दे, अगर वो कुल का नाश कर देगा तो इससे अच्छा तो यह है कि माँ बाप जो है बिना संतान के ही रह लेंगे। सपूत कहकर कवि ने बिगड़ेल संतानों पर करारा व्यंग्य किया है। सपूत का मतलब क्या है? नालायक पुत्र कह के व्यंग तो कर दिया, व्यंग मतलब आलोचना कर दी, इतनी खतरनाक कि सब कहीं ना कहीं कीर्ति है ये सोच रहे हैं। चौथा विशेष पक्ष है, कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। प्रतीकात्मक जो है भाषा का प्रयोग करा है। एक प्रतीकात्मक देखिए होता क्या है इसे समझ लीजिए। देखिए प्रतीकात्मकता का मतलब है कि जब आपने ये स्टोरी या इस व्याख्या को मैंने आपको बताया तो आपके सामने कहीं ना कहीं एक दृष्टि बन गई थी कि लड़के ऐसे होते हैं, ठीक है, वो जो है अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, माँ बाप के जो वंश है उसकी मिट्टी में मिला देते हैं अपने पूरे वंश को। तो कहीं ना कहीं आपको बिगड़ेल जो बच्चे रहते हैं, जो बिगड़ेल जो बेटे रहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक स्टोरी जो आपके साथ ऐसे कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, जो आपके साथ ऐसी घटना हुई होगी वो आपके सामने कहीं ना कहीं घटित हुई होगी, तो आपके सामने प्रतीक बन गया, यानी कि आपके सामने एक छवि सी आ गई होगी। तो जिस कविता में ये विशेष रहती हैं ये चीज़ें, वहाँ पे आप लिख सकते हो कि कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि जैसा कविता में लिखा आपके आंखों के सामने वैसा चित्रण प्रस्तुत होने लगा है। भाषा सहज, स्वाभाविक एवं प्रभावमयी है, ठीक है। लयात्मकता एवं तुकांतता का गुण विद्वान है। लयात्मकता का मतलब है कि गायन लायक है, ठीक है, इसमें लय देखने के लिए मिली है आपको। तुकांतता, देखिए तुकांत किसे कहते हैं? तुकांत का मतलब है कि जब किसी भी काव्य के एंड के जो शब्द होते हैं वो एक लाइन से दूसरी लाइन जो है मैच खाती हो, एंड के शब्द। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए अगर इस पद को ध्यान से पढ़ लोगे तो सारे विशेष पक्ष आसानी से कर लोगे। जब याद आती है बड़ों के उन सपूतों की कथा, उनके सखा संगी विदूषक और दूतों की कथा। तो देखिए सपूतों की कथा, दूतों की कथा, तो यहाँ पर कथा कथा रिपीट हो रहा है, यानी कि तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगली लाइन को पढ़ें। तब निकल पड़ते हैं हृदय से वचन ऐसे दुख भरे, होवे ना ऐसे पुत्र चाहे हो कुल छह हे हरे। दुख भरे हे हरे, तो तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब आप लिख लोगे जहां भी आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। गयता, गयता का मतलब है कि इसे हम गा सकते हैं, ठीक है, एक सिंग की तरह, एक सिंगे सॉन्ग, मतलब कि हम इसे गायक है ये कविता। संगीतात्मक का समावेश है इस कविता के अंदर, ठीक है। तो ये था विशेष पक्ष। इसका दूसरा काव्य देखते हैं। दूसरा काव्य है, यूं तो सभी का बीतता है बाल्यकाल विनोद में, वे किंतु सोते जागते रहते सदा हैं गोद में। इस भांति पल कर प्यार में जब वे सपूत बड़े हुए, उत्पात उनके साथ ही घर में अनेक खड़े हुए। यह काव्य है, इसका एक बार और दोहरा लेते हैं। यूं तो सभी का बीतता है बाल्यकाल विनोद में, वे किंतु सोते जागते रहते सदा हैं गोद में। इस भांति पल कर प्यार में जब वे सपूत बड़े हुए, उत्पात उनके साथ ही घर में अनेक खड़े हुए। तो यह आपका काव्य है। इसका व्याख्या भाव हम देखते हैं।
तो देखिए मैंने आपको बताया निर्देश दे देना है। निर्देश का मतलब यही है कि यूं तो सभी का बीतता है, ये शब्द लिख दिया, बीच में डॉट 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 कर दिया। जैसे अथवा में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे टीचर को जांचने में कॉपी आसानी रहती है। एंड के शब्द लिख दिए, घर में अनेक खड़े हुए, एंड के शब्द लिख दिए। आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा पद है आपका ये। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बाल्यकाल, बाल्यकाल कहाँ पर लिखा हुआ है इस काव्य में? बाल्यकाल लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन का पीछे की तरफ से तीसरा शब्द, बाल्यकाल विनोद में। बाल्यकाल का मतलब है बचपन। एक शब्द आया है विनोद, जो फर्स्ट लाइन का ही दूसरा शब्द है पीछे की तरफ से, विनोद। विनोद का मतलब है प्रेम एवं आनंद। उत्पात, उत्पात का मतलब होता है उदंडताएं, समस्याएं, ठीक है, मूर्खतापूर्ण काम। उत्पात उसे कहते हैं कि तू तो दिन भर उत्पात ही मचाता रहता है घर में, कुछ काम ही नहीं करने की जरूरत है, जब माएँ ऐसा कहती हैं, आप सुनते होंगे। अब इसका हम प्रसंग भाव देख लेते हैं। तो देखिए प्रसंग भाव है इसका, मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी योगीन प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। ये लाइन हमेशा ही लिख देनी, याद कर लीजिए, चाहे घुट्टी पी जाइए आप इनकी। मैथिली शरणगुप्त जो हैं द्विवेदी योगीन प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने रईसों के सपूत यानी कि जो अमीर पिताओं, अमीर बाप की जो औलादें हैं, जो अमीर बाप की जो सपूत हैं, इस कविता में वर्तमान समय में जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके पुत्र किस प्रकार बचपन से ही सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन जीते हैं। यानी कि जो उनके बचपन के जो पुत्र रहते हैं, यानी कि पूंजीपतियों के जो पुत्र रहते हैं, जो सोन रहते हैं, SON इंग्लिश में बोलते हैं पुत्र को, तो जो उनके सन रहते हैं वो किस प्रकार से मतलब कि बचपन से ही सुख सुविधाओं को पूर्ण जीवन से जीते हैं। यानी कि इतनी सुख सुविधाएं रहती हैं कि अगर उन्हें छोटी सी बाइक चाहिए तो बाइक आ जाएगी, ठीक है, तो मतलब कि कोई खिलौना चाहिए तो वो आ जाएगा, ज्यों कहते हैं। अगर कोई झोपड़ी पट्टी में रह रहा है, कंजड़ है बेचारे, ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ मिलने वाली है उसको, उनको सुविधा। जो गरीब है, झोपड़ी में रह रहा है, झुग्गियों में रह रहा है, उनको नहीं मिलेगी ना, अमीर को ही तो मिल सकती है। तो यहाँ पर कहा गया है, इसी का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसका व्याख्या देखते हैं, सप्रसंग व्याख्या। कवि का मानना है कि बालकों का बचपन आनंद और विनोद के साथ हंसते खेलते बीतता है। कवि का मानना, ऐसा सभी का ही मानना है कि बालक जो रहते हैं, यानी कि बालक बुद्धि बच्चे छोटे छोटे बचपन में आनंद यानी कि सुखी के साथ खुश खुश रहते हैं, हैप्पी हैप्पी, विनोद के साथ हंसते खेलते बीतता है। किंतु बिजनेसमैनों के जो बालक रहते हैं, जो पूंजीपतियों के बालक रहते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि उनके पास माता पिता के एडिशनल रूप से नौकर चाकर की भरमार होती है। माता पिता तो होते ही होते हैं, नौकर चाकर भी रहते हैं। कोई काम माता पिता नहीं करेंगे तो नौकर चाकर से बोल देंगे, अरे ये उठा कर ले गई रे, ठीक है, तो नौकर चाकरों की भी भरमार होती है। अतः वे कभी पैर भी धरती पर नहीं रखते, ठीक है, अतः वे पैर भी कभी धरती पर नहीं रखते, वे सदा गोद में ही सोते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि पैर भी धरती पर नहीं रखते, मतलब कि नौकर उठा लेगा या तो नीचे उतरेंगे तो, ठीक है, ऐसा होता है, माँ उठा लेंगे अपनी गोदी में। तो इस प्रकार की छवि आपको देखने के लिए मिल रही है इसमें। तो देख रहे हो कि कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक, एक जो है माँ है, ठीक है, आपके आंखों के सामने आ रहा होगा, वो अपने पुत्र को जो है मतलब कि गोदी में उसने रख रखा है, नौकर चाकर का एक नाटक सा प्रस्तुत हो रहा होगा आपके सामने, जैसा टीवियों में देखते हो आप। तो कहीं ना कहीं इसे ही तो कहते हैं प्रतीकात्मक है इस कविता में। देखिए, अतः वे कभी पैर भी धरती पर नहीं रखते, वे सदा गोद में ही सोते एवं जागते रहते हैं। सोते हैं तो भी गोद में, जागते हैं तो भी गोद में। इस तरह प्यार और दुलार में जब वे सपूत थोड़े बड़े हुए तो उनकी शरारतें और उदंडताओं में भी वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी जो शरारतें हैं, जो नटखटपन है, जो उनकी मूर्खता वाले काम है, वो और बढ़ने लगते हैं। अर्थात भाव यह है कि रईसों की जो संतान रहती है, जो अमीरों की जो संतान रहती है, डांटने और डपटने का साहस उनमें किसी को भी नहीं होता है। यानी कि अमीर जो है अपने बच्चों को डांटने डपटने का हिम्मत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर डांटेंगे डिबाटेंगे तो जो है बच्चा जो है और ज़्यादा मतलब कि और ज़्यादा बेकार हो जाएगा हमारा बच्चा जो है सुधरेगा नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं, कवि का मानना है कि जिससे बच्चा संभलने के स्थान पर और ज़्यादा अधिक बिगड़ जाता है। अगर नहीं डांटते हैं बच्चे को तो वो रईस जो पेरेंट्स रहते हैं और बच्चा बिगड़ता है। स्थिति यह आती है कि बालक घर में उत्पात मचाने लगता है। देखिए मैं आपको बता दूं, पेपर के अंदर ये वाला ऊपर वाला केवल काव्य आएगा, ये सारी चीज़ आपको खुद लिखनी है।
इसलिए इस काव्य को रटको लो, घोट के पी जाओ। इसमें देखिए कहने का मतलब क्या है, घोट के क्यों कह रहा हूं, देखिए आपको केवल ये काव्य ही मिलने वाला क्वेश्चन पेपर में। ये काव्य अगर आपको पता है, पहचान कर ली, शब्दों के माध्यम से पकड़ लिया तो आप कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे। रियलिटी तो यही है ग्राउंड लेवल की ज्यादातर स्टूडेंटों की, क्योंकि होता क्या वहां पे काव्य है, आपको पता भी है, पर आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हो कि पूछा क्या है, चेप क्या आए हो, तो बड़ी दिक्कत वाली बात बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पहचान करवाना सिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक उत्पात शब्द आया। उत्पात का मतलब क्या है, उत्पात का मतलब उद्दंडताएं, मूर्खता वाले काम। जो बच्चे जो हैं छोटे छोटे थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं तो मूर्ख काम करने लग जाते हैं। तो एक एक शब्द, अगर आपने एक शब्द भी एक दो इस कविता का, इस काव्यों का एक एक शब्द भी याद कर लिया ना, तो उसके माध्यम से आप पूरी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो अपने पेपर में, मजा आ जाएगा, फिर तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए हम कहां पर थे, ये रहा। यहां पर स्थिति यह आती है कि बालक घर में उत्पात मचाने के साथ साथ घर बाहर भी शैतानियां एवं गलत व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि भाई बड़ों का आदर नहीं करेंगे, ठीक है, गाली देना, गलोच करना, तो ऐसे काम वो करते हैं। इसका विशेष पक्ष हम देखते हैं इस काव्य का। तो विशेष पक्ष है, कवि ने सामान्य बालक एवं रईसों के सपूत में अंतर व्यक्त किया है। ठीक है, जो झोपड़पट्टी, जो झुग्गी झोपड़ियों के बालक रहते हैं उनके बालक, और जो रईसों के बालक हैं, जो कोठियों में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो अमीर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके जो बालक रहते हैं, उनके जो पुत्र रहते हैं, उनमें अंतर क्या है। रईसों के लिए तो सपूत कह दिया और सामान्य जो लोग हैं उनके लिए बालक कह दिया। यहीं से आप समझ जाओ भाई, क्योंकि हमने इस कविता में सबसे ऊपर पढ़ा था सपूत का मतलब यहाँ पे अच्छे बालक से नहीं है, अच्छी संतान से नहीं है। इस कविता में पूरी में सपूत का मतलब यहाँ पर है नालायक संतान। ठीक है, विशेष का दूसरा पक्ष देखते हैं। सपूत कहकर कवि ने बिगड़ेल संतान पर करारा व्यंग कसा है। व्यंग का मतलब एक मतलब कि ऐसी स्थिति कि जो कड़वी लगती हो, कड़वा सच जिसे आप कह देते हो, व्यंग के कसा है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करा है। अब बार बार नहीं बताऊंगा, बता दिया प्रतीकात्मक क्या होता है। लयात्मकता और तुकांतता का समावेश है। ठीक है, लयात्मकता लय आ रही थी जब मैं पढ़ रहा था, तुकांतता था सब जब ये स्टोरी खत्म हो रही थी, ये कविता, तो शब्द जो है एंड के मिले मिले आ रहे थे। दो दो लाइन ऊपर की मिल रही है, दो नीचे की मिल रही है, तो एंड के शब्द मिले मिले आ रहे थे। ये तुकांतता है। गयता है कि इसे गा सकते हैं। संगीतात्मकता का गुण विद्वान है। ये आप हमेशा हर किसी काव्य में लिख सकते हो जहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का काव्य आएगा। इनके तीसरे काव्य की बात करें तो आपका काव्य है श्रीमान शिक्षा दें। श्रीमान शिक्षा दें उन्हें तो श्रीमती कहती वही, घेरो ना लला को हमारे नौकरी करनी नहीं। क्या बात है। शिक्षे तुम्हारे नाश हो तुम नौकरी के हित बनी, लो मूर्खते जीते रहो रक्षक तुम्हारे हे धनी। क्या बात है, क्या बात है। श्रीमान शिक्षा दे उन्हें तो श्रीमती कहती वही, घेरो ना लला को हमारे नौकरी करनी नहीं। शिक्षा है, शिक्षा तुम्हारे नाश हो तुम नौकरी के हित बनी, लो मूर्खते जीते रहो रक्षक तुम्हारे हे धनी। क्या बात है। तो ये काव्य है, इसका व्याख्या भाव हम देख लेते हैं। तो आप देखिए, जब मैं पढ़ रहा था लयात्मकता थी, संगीतात्मक था, तुकांत थी शब्दावली। ठीक है, इसकी पहचान आप जान गए होगे। ठीक है, अब दो धोए में आपको मैंने बता दिया है कैसे लिखना है, बार बार नहीं बताऊंगा। श्रीमान शिक्षा दे उन्हें ते, तो शुरू के 4 अक्षर लिख दिए, डॉट 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 लिख दिए, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन आता है पेपर में, और आपके लास्ट के शब्द आपने लिख दिए। ठीक है, रक्षक तुम्हारे हे धनी। इसके शब्दार्थ अब देख लेते हैं। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है श्रीमान। श्रीमान का मतलब यहाँ पर किससे, जो पहला ही शब्द है श्रीमान। श्रीमान हम कहते हैं पिताजी को। ठीक है, जो फादर रहते हैं, डैड को, जिसे घर का स्वामी भी कह देते हैं श्रीमान को इस कविता में। केवल लल्ला, ठीक है, बहुत सुनते होगे लल्ला, तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप अगर शहर के रहने वाले हो तो नहीं पता होगा। लल्ला का मतलब होता है बालक। ठीक है, बच्चे, पुत्र। अरे लल्ला कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो लल्ला का मतलब है बालक। शिक्षे का मतलब क्या है, शिक्षा, विद्या। मूर्खते का मतलब है अविद्या। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक हमारा रह गया धनी। ठीक है, धनी रह गया है, तो धनी का मतलब यहाँ पर किससे है, धनी का मतलब है रईस से। ठीक है, और मूर्खते एक शब्द आया है, मूर्खते। ठीक है, मूर्खते शब्द कहाँ पर है, जो इस काव्य का चौथी लाइन है
चौथी लाइन का दूसरा शब्द है मूरखते। देखिए मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ आपको, तीसरी चौथी लाइन का दूसरा शब्द है। देखिए इस वीडियो को ब्लाइंड स्टूडेंट भी देखते हैं, जो बेचारे जो हैं वो देख नहीं सकते अपनी आंखों से ढंग से, तो वो केवल मेरी बातों को सुन सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो समझ रहे हो ना आप, क्योंकि ब्लाइंड स्टूडेंट भी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते होंगे। रिजर्वेशन की बात है तो उनका भी ध्यान हमें रखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मूरखते। मूरखते का मतलब है अविधा, ठीक है। अविधा का मतलब जिसके पास विद्या ना हो, जिसके पास ज्ञान ना हो। इसका प्रसंग भाव देख लेते हैं। प्रसंग भाव क्या है? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवियों में अग्रगण्य है, यानी कि अग्रगण्य का मतलब है उनका नाम इतना ऊंचा है प्रतिनिधि युगीन कविताओं में मैथिली शरण गुप्त का। आगे कहते हैं कि रईसों के सपूत कविता में उन्होंने माता पिता के द्वारा संतान का लालन पोषण किस प्रकार होता है इसका वर्णन किया है। रईसों के सपूत इस वाले कविता में और इस काव्य में इन्होंने बताया है, मैथिली शरण गुप्त ने बताया है कि माता पिता के द्वारा संतान किस प्रकार उनका लालन पोषण करती हैं, जो रईसों की संतान रहती हैं वो, उसका वर्णन क्या है। धनपति यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन की शिक्षा के प्रति, यानी कि धनपतियों की शिक्षा के प्रति मानसिकता बहुत अच्छी नहीं होती। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी एजुकेशन के प्रति मानसिकता बहुत अच्छी नहीं होती, ऐसा कवि का मानना है। क्योंकि उन्हें अपनी संतान को व्यवसाय ही तो कराना है, बिजनेस ही तो कराना है, नौकरी थोड़ी करानी है, ठीक है भाई। नौकरी के लिए पढ़ाई करनी होती है, पर बिजनेस के लिए तो अनपढ़ भी बिजनेस कर सकता है, ये तो आप भी जानते होगे भाई। कवि ने इस पर ही भी करारा व्यंग कसा है, करारा कड़वा सच कह सकते हैं जिसे। तो इसका व्याख्या भाव मजे से देखते हैं। तो देखिए व्याख्या, गुप्त जी कहते हैं कि बिगड़ेल संतान को सुधारने का पिता यदि प्रयास भी करे, यानी कि जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, जो बिगड़ी हुई औलाद है, यदि पेरेंट्स में भी फादर डैड यदि उसे समझाने का प्रयास भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं कि भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा, तो माता उसकी सदैव रक्षा करती है अपने पुत्र की। अरे मेरे लाल को ना कह दियो कुछ, ठीक है, तो माता उनकी सदैव रक्षा करती है। मान लीजिए पिता ने कुछ डांट दिया, फटकार दिया, माता कहती है हिम्मत क्या होगी तुम्हारे, हमारे इतने से, अभी तो उम्र ही इतनी है, तुम डांटने मारने पहले लग गई है मेरे बेटे को। तो ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। यहाँ कवि सपूतों की शिक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि यदि घर का स्वामी अपने सपूतों की शिक्षा पर जोर दे, यानी कि अपने नालायक पुत्र, देखिए सपूतों का मतलब हमेशा नालायक पुत्र ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि घर का स्वामी अपने सपूतों की शिक्षा पर जोर दे अथवा उन्हें डांट डपट कर पढ़ने के लिए जबरदस्ती करे भी, तो घर की जो स्वामिनी होती है, यानी कि जो घर की मालिकनी कह सकते हो, जो वाइफ रहती है, ठीक है, तो जो वाइफ है यानी कि जो बच्चों की, हम यूं कह सकते हैं जो बच्चों की माँ है, जो सपूतों की जो माँ है, जिसे स्वामिनी कहा गया है यहाँ पर, वो अधिक लाड़ प्यार दिखाती हैं, पिता को ही चुप कर देती हैं, ऐसी स्थिति रहती है, ठीक है। आप देखते होगे पिता ही चुप हो जाता है, क्या करूं अब, मतलब कि जब बच्चे को मारने के लिए जब माँ इतना वो करती हैं तो पिताओं को भी चुप रहना पड़ता है। यहाँ पर देखिए माता का फिर ऊपर से बयान आता है कि इन्हें कौन सा नौकरी करनी, यानी कि इन्हें कौन सी नौकरी करनी है। भाव यह है कि व्यवसाय पिता कर रहे हैं, वह तो कोई अनपढ़ भी रह सकता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि भाव यह है कि व्यवसाय जो है फादर कर रहे हैं, ठीक है, फादर हमारे व्यवसाय कर रहे हैं, वह तो कोई अनपढ़ भी कर सकता है, व्यवसाय तो कोई अनपढ़ भी कर सकता है, बिजनेस तो अनपढ़ भी चला सकता है, अतः शिक्षा दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि मैथिली शरण गुप्त पीड़ित होते हुए शिक्षा को व्यर्थ बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो पीड़ित होते हुए शिक्षा को व्यर्थ बताते हैं कि शिक्षा का प्राप्य एवं प्रयोजन केवल नौकरी प्राप्त करना ही मात्र रह गया है। कवि कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो जो है एक पीड़ित की तरह है, यानी कि एक जो है बीमार आदमी की तरह है, ठीक है। हम उसे ऐसे गोली की तरह यूज कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत पड़ रही है नौकरी की, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। भाई आज के ज़माना ना केवल इसी आधार पर रह गया है, पढ़ाई जो है ज़्यादातर कर ही रहे हैं, इसलिए बीए की डिग्री है, बीए अब 12th कर रहे हैं कि नौकरी लग जाएगी कहीं, तो आज का ज़माना ऐसा होता जा रहा है। रियलिटी भी है। अब देखिए हमने रियलिटी में आप मत चले जाना,
मैं कभी कभी इमोशनल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इस कविता में हमने पहले बताया था कि भाई मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी कविताएं होती हैं उसमें आपका मैथिली शरण गुप्त ने उस जमाने में लिखी थी पता नहीं, जो वर्तमान में भी रियलिटी पर खरा उतरती हैं। ठीक है, उतर रही है ना आपके सामने, मैं बता रहा हूं तो देख रहे होगे आप। तो चलिए देखते हैं। कभी पीड़ित होते हुए शिक्षा को व्यर्थ बताते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हम मतलब कि बीमार होते हुए भी शिक्षा जो है बेकार है, वो एक बेकार है शिक्षा। क्यों है बेकार? क्योंकि शिक्षा का प्रयोग केवल हमने इतना मात्र रख लिया कि नौकरी मिलेगी, शिक्षा इसलिए कर रहे हैं। शिक्षा मनुष्य का चहुमुखी विकास भी करती है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। कवि का कहना है भाई ये वास्तविकता है कि शिक्षा तुम जितनी करोगे मित्रों, उतना आपका चहुमुखी विकास होगा, उतना आपका डेवलपमेंट होगा लाइफ का, कैसे जीनी है लाइफ। इस ओर किसी का ध्यान कहाँ जाता है? वही यही रहता है, पढ़ाई करेगी नौकरी लगेगी, पढ़ाई करेगा नौकरी लगेगी। वहीं दूसरी ओर अविधा है। अविधा का मतलब जिसके पास अज्ञान है, यानी कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, एजुकेशन नहीं है। जिसके पास एजुकेशन नहीं है, मान लीजिए बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो अनपढ़ गवार है, यानी कि अविधा है। अविधा का मतलब जानेंगे ना, अनपढ़ गवार है। उसकी रक्षा सभी कर रहे हैं। सीए उसके नीचे काम कर रहा होगा एक, जो कौन होगा जिसने बीकॉम कर रखी होगी। ठीक है, इतना हाई लेवल की, इतनी मोटी मोटी उसने किताब पढ़ी होंगी उसकी कंपनी को संभालने के लिए। और जो मालिक है वो है बड़ा अनपढ़ गवार, चेले हैं इतने पढ़े लिखे। तो आप समझने का प्रयास करना, मतलब कि अविधा जो अनपढ़ गवार है उसकी रक्षा सभी धनी भी कर रहे हैं, रईस भी करते हैं। सच यह है कि सच ही है, समाज भी उसी का आदर करता है जिसके पास धन दौलत होती है। व्यक्ति के गुण का कोई सम्मान नहीं करता, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है। देखिए रियलिटी है कविता के अंदर, सभी कविताओं में रियलिटी है, जितने भी कविताएं हैं। देखिए कविताओं के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, इससे पहले के सारे चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं। एक चैप्टर रह गया है जो कबीर के दोहे, बिहारी के जो दोहे हैं, वो रह रही है वीडियो, मैं कुछ दिन में ला दूंगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वरना देखिए जब वीडियो खत्म होगी आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, वरना आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर उसे देख लेना, पर इसे देख लो अभी तो फिलहाल में इस वीडियो को पहले पूरा देखिए। इसका हम विशेष पक्ष देखें। विशेष पक्ष से ऊपर हम पहले बात कर रहे थे कि भाई जो है व्यक्ति का कोई क्वालिटी नहीं देखता है। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या भाव का हम इसे समराइज कर लेते हैं पूरा। देखिए समराइज में यही है कि कवि ने यह बताया कि जो है बिगड़ेल संतान का अगर पिता सुधारने का प्रयास भी करती है तो माता उसे सदैव रोक देती है। ठीक है, माता यह कह देती है कि व्यवसाय पिता ही कर रहे हैं, अनपढ़ व्यवसाय तो अनपढ़ भी कर सकता है। ठीक है, अनपढ़ भी व्यवसाय कर सकता है, इसलिए शिक्षा दीक्षा की जरूरत थोड़ी है। तो इसलिए जो है कवि कह रहे हैं कि कवि जो है केवल शिक्षा जो है आज के ज़माने में वो केवल नौकरी लायक रह गई है, और नौकरी लायक रह गई है ऐसा गलत है, बल्कि शिक्षा जो है मनुष्य का डेवलपमेंट भी करती है। ऐसा इसका समराइज था, हमने इसका समरी भी पढ़ लिया। इसका विशेष पक्ष देख लेते हैं। देखिए कवि ने उद्योगपतियों की मानसिकता को व्यक्त किया है, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी मानसिकता को व्यक्त किया है। शिक्षा का प्रयोजन केवल नौकरी तक ही सीमित होकर रह गया। शिक्षा का जो प्रयोजन है, जो मतलब कि उसका डिज़ाइन है, वो इस प्रकार से बना लिया है हमने अपने ह्यूमन के दिमाग के अंदर ऐसा पैदा कर लिया है कि केवल नौकरी शिक्षा, नौकरी बराबर शिक्षा, शिक्षा बराबर नौकरी, इतना कर लिया है, यहीं तक लिमिट कर दिया है। समाज में वर्तमान अधोगति का कारण यही है। जो वर्तमान समाज का दुर्दशा जो हो रही है, अधोगति का मतलब दुर्दशा, जो दुर्दशा इतनी हो रही है उसका पतन का कारण यही तो है, और क्या है। कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करा है। लयात्मकता तुकांतता का कवि ने सर्वत्र समावेश किया है। गयता संगीतात्मक का गुण विद्वान है। ये हमेशा तीनों लाइन आप हर जगह लिख सकते हो। कवि का चौथा काव्य है, पढ़ते हैं, जो 126/4 आपको दिख रहा होगा। देखिए 126/4 का मतलब है, देखिए ये आपके ग्रंथ हैं, मोटे मोटे ग्रंथ, उसमें से लिया गया है। ठीक है, उसमें से ये छोटा सा एक काव्य लिया गया है, तो उस काव्य का ही छोटा सा कोड है 126/4। तो देखिए पढ़ते हैं इसे। तीतर लवे मेड़े पतंगे बे लड़ाते हैं कभी, बे दूसरे के व्यर्थ झगड़े मोल लाते हैं कभी। 10-20 उनके दुर्व्यासन हो तो गिन भी जा सकें। पथ या विपत्ति है ऐसा कौन ऐसा बेना जिस पर आ सके। क्या बात,
काफ़ी अच्छा लयात्मकता है काव्य में, तुकांत है, शब्दावली है, संगीतात्मक का गुण है। एक बार काव्य को एक बार और स्टडी करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा हम दो बार इस काव्य को पढ़ रहे हैं। तीतर लबे मेड़े पतंगे वे लड़ाते हैं कभी, बे दूसरे के व्यर्थ झगड़े मोल लाते हैं कभी। 10-20 उनके दुर्व्यासन हो तो गिने भी जा सके, पथ या विपत है कौन ऐसा बेना जिस पर आ सके। वाह क्या बात है। तो देखिए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ में मोल शब्द है। कौन सा शब्द है? मोल। मोल शब्द कहाँ पर है? मोल शब्द है इस काव्य का सेकंड लाइन का बीचों बीच शब्द है, ठीक है, जो लास्ट से तीसरा शब्द है, सेकंड लाइन का लास्ट से तीसरा शब्द मोल। मोल का मतलब है खरीद कर। देखिए मोल आपने MALL मोल जो आपने देखे भी होंगे, बड़े बड़े जो मॉल रहते हैं, शॉपिंग मॉल, वहाँ पे क्या होता है। देखिए रियलिटी में मत चले जाना, मेरा कविता मेरा पढ़ाना मेन मकसद है कि आपके दिमाग में कविता याद रह जाए, इसलिए मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मोल में जब व्यक्ति जाते हैं तो आप देखते होगे भाई, जो जीन्स आपको एक आपकी रोड पे जो शोरूम है, उस शोरूम में वही जीन्स आपकी 1500 की मिल जाएगी। मॉल में जैसे ही जाओगे वो जीन्स आपको कितने रुपए की मिलेगी? 6500 7000 की मिलेगी वही जीन्स। अब रियलिटी में मत चले जाना, मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर एक शब्द आया है मोल, और मोल शब्द का मतलब है बिना बात के खरीदारी करना। यानी कि भाई खरीदारी कर रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि पैसे एक दिखावटी बनावटी, हम यूँ कह सकते हैं। समझ गए होगे भाई, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, दिक्कत हो सकती है वरना। तो मोल शब्द समझ गए, खरीद कर बिना बात के। दुर्व्यसन का मतलब है बुराइयां, दोष, ठीक है। दुर्व्यसन का मतलब याद रख सकते हो, दुर्व्यसन। देखिए 10-20 उनके दुर्व्यसन हो तो, यानी कि 10-20 यदि उनके गलतियां बुराइयां हो तो गिनी भी जा सके, ठीक है। दुर्व्यसन समझ गए। दोष शब्द कहां पर आया है? देखिए दोष शब्द आया है यहाँ पर, सॉरी, दुर्व्यसन का मतलब बुराइयां या दोष होता है। विफत है अगला शब्द, जो इस काव्य का लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन का तीसरा शब्द देखिए, पथ या विफत। पथ एक शब्द, दूसरा या, तीसरा विफत। विफत का मतलब है कुमार्ग, यानी कि जो गलत मार्ग है, ऐसा वे जो एक बैड वे है। वे का मतलब मार्ग, ठीक है, बैड मतलब कि गलत, तो गलत मार्ग है, कुमार्ग है। प्रसंग देखते हैं इसका। तो देखिए इसका प्रसंग है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ख्याति हिंदी साहित्य में उनके अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं के आधार पर मानी जाती है। देखिए आपको कुछ खास बात दिख रही है जब ये कविता पढ़ रहे हो? प्रसंग में आप जो है हमेशा रट के आते हो कि पहले हमेशा कवि का नाम लिखूंगा फिर कविता का। कुछ अलग कीजिए ना, जब ही तो मजा आएगा, प्रेजेंटेशन कैसे जमेगी। आप क्या करते हो, कवि का नाम लिख दिया, कहाँ से ली गई ये लिख दिया, कुछ कवि के बारे में थोड़ा सा बता दिया। देखिए एक लाइन बता दी कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ख्याति हिंदी साहित्य के अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं के आधार पर मानी जाती है। भारत भारती उनकी एक प्रमुख कृति है जिसमें से ये कविता ली गई है, रईसों के सपूत। अब इसके अंदर बताया है कि इस कविता का प्रसंग क्या है। तो बताया है कवि ने, उद्योगपतियों के जो पुत्र रहते हैं उनका जीवन भोग विलास में, ऐशो आराम में बीतता है। इसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रसंग भाव जल्दी से। देखिए व्याख्या भाव। व्याख्या, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि रईसों की संतान गरीबों के समान संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करती। यानी कि जो अमीरों की जो औलादें रहती हैं, जो अमीरों के जो नालायक पुत्र रहते हैं, वो एक गरीब के समान, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जो झुग्गियों में रहता है, उसके समान वो कभी स्ट्रगल नहीं करते हैं। यदि झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति को चूल्हा भी जलाना है तो वो जाएंगी, सारी लड़कियां बेचारी वो लकड़ियां उठा के लेकर आएंगी, फिर उनका शाम का सुबह का 2 वक्त का एक चूल्हा जलता है। तो उन्होंने तो स्ट्रगल कर लिया, पर जो अमीर है उसे कहाँ बाहर जाने की ज़रूरत है। उसे तो इतनी भी फिक्र नहीं कि माता का गैस ख़त्म हो रही है या भर गई है, ठीक है। तो समझ रहे हो कि ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, आप डीपली चले जाओगे वरना तो इमोशनल हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। मेरी खास मकसद मेरी इस वीडियो को समझाना है जिससे आप पेपर में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दो, और कुछ नहीं है। देखिए
पैंथली शरण गुप्त जी कहते हैं कि रईसों की संतान गरीबों के समान संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करती है, यह रियलिटी है। ना ही उन्हें अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता रहती है। यानी कि जो अमीरों के जो बेटे रहते हैं, नालायक जो बेटे रहते हैं, उनको भविष्य को लेकर फ्यूचर प्लान की कोई चिंता नहीं रहती है, कोई चिंता कोई टेंशन नहीं रहती है कि फ्यूचर प्लान क्या करना है, सेल्फ डिपेंड बनना है नहीं बनना, कुछ नहीं। अतः वे शिक्षा प्राप्ति एवं रोजगार प्राप्ति के लिए प्रति कभी गंभीर नहीं होते, ना ही तो वे एजुकेशन के प्रति कभी गंभीर होते हैं जो अमीरों के बेटे रहते हैं, ना ही रोजगार एम्प्लॉयमेंट के लिए कि हमें जो है क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, क्या काम करेंगे पढ़ाई के बाद। ठीक है, तो इसके ऊपर भी वो कभी भी गंभीर विचार नहीं करते हैं। वे केवल तीतर और वेटर, क्या बात है, देखिए तीतर और वेटर, तीतर और वेटर का मतलब क्या होता है पता है? तीतर वेटर का मतलब है, जो देखिए एक दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त जो मेन दोस्त है, उस दोस्त के जो है 4-5 और यार हैं, ठीक है, 4-5 और दोस्त हैं, और जो 4-5 और दोस्त हैं, जो मेन दोस्त है उनका, जो मेन लीडर है, वो उनकी आपस में उनकी लड़ाई करता रहेगा, हैं उसके वो भी सारे दोस्त ही, पर लड़ाई करता रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है तीतर वेटर हैं, तीतर वेटर, ठीक है। वेटर आप ऐसा याद रख सकते हो, जो नीचे इस तरह के मतलब कि जो वेटर हैं जो खाने वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, वेटर आप, ठीक है, तो मालिक रहता है, वेटर से हम यूँ कहते हैं इधर से इधर सामान लेके आना है, खाना लेके आना है, तो हम वो कर देता है। तो ऐसी ही एक जो ग्रुप का हम वो लीडर होता है, वो क्या करता है, अरे उसे पिटवाना, उसे लड़वाना, तो बस यही करता है। तो तीतर वेटर याद रहेगा ना, कभी भूलोगे तो नहीं। देखिए तीतर वेटर को आपस में लड़वाने में ही आनंद प्राप्त करते रहते हैं। बहुत अधिक हुआ तो पतंग उड़ा ली, उसी में ही हार जीत का मजा ले लिया। ठीक है, ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, अमीर अमीर छत पे चले जाएंगे, पतंग उड़ा लेते हैं, और क्या, पतंग उड़ा ली, उसी में ही हार जीत का मजा ले लिया। उससे अधिक मेहनत कोई करना भी जिन नहीं जानते, उससे अधिक मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक झुग्गी का ग्रामीण इलाके का बच्चा है, लड़की है, लड़का है, वो पानी का ध्यान रखता है, भाई खेत में पानी गया है या नहीं गया मेरे, वो ध्यान रखता है कि फसल में जो है कीड़े तो नहीं लग गए हैं। ठीक है, माता कह रही हैं जब मिर्च तोड़ के लेकर बनानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण पैदा करती हैं, पर अमीर के जो पुत्र हैं उनको नहीं है ना टेंशन है इसको। तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच, बहुत ही ज़्यादा गहरा व्यंग कसा है मैथिली शरण गुप्त ने, यही इसका एक विशेष पक्ष है। आप हर जगह लिख सकते हो जब भी आप इतनी गहराई में जा रहे हो इस कविता के। देखिए उसी में ही हार जीत का मजा ले लिया, इससे अधिक मेहनत करना भी वे नहीं जानते। ऐसा माना जाता है कि आवश्यकता से अधिक धन की प्राप्ति सदैव एवं दुर्व्यसन ही लाती है। बहुत ही बेहतरीन और गहराई वाली बात की है मैथिली शरण गुप्त ने। कहा है जिसके व्यक्ति के पास ज़्यादा धन हो जाता है ना, जिस व्यक्ति के पास धन की प्राप्ति सदैव रहती है, उसके जो सपूत रहते हैं, हर कोई तो नहीं रहता, उसके जो सपूत रहते हैं वो ऐबदार हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐब आ जाते हैं, नशेड़ीपन का, भांग, ठीक है, अनेक जो हमारे नशे के पदार्थ आते हैं उनका सेवन करने लग जाते हैं। दुर्व्यसन का मतलब मूर्खता वाले काम, ऐसा व्यवहार जो गलत व्यवहार है। ठीक है, बड़ों का आदर न करना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, तो ये आता दुर्व्यसन। दुर्व्यसन ही लाती है, यानी कि ही लाती का मतलब है पैसा जिसके पास अधिक होता है, धन की प्राप्ति सदैव रहती है, उनके पास ऐब एवं दुर्व्यसन ही लाती है वो धन। पैसे के अहं का मतलब जानते हो ना आप, अहं का मतलब होता है अहंकार, घमंड, गुस्सा। पैसे के घमंड में मनुष्य का दिमाग पूरी तरह नशे में डूब जाता है। रईसों के सपूत की समान स्थिति भी कवि ने यहाँ पर वर्णित की है कि बुराई का ऐसा कोई भी मार्ग नहीं जिस पर वे सपूत ना चले हों, अर्थात ऐसा कोई अपराध नहीं जो उन्होंने ना किया हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि पैसों के घमंड के कारण अमीरों के पुत्रों का पूरी तरह से वो नशे में डूबे रहते हैं, दिमाग पूरी तरह से नशे में डूबा रहता है। रईसों के सपूत की समान स्थिति भी कवि ने यहाँ पर वर्णित की है कि बुराई, ऐसा कोई बुराई का मार्ग नहीं है जो उन्होंने, जिस पर वो सपूत ना चले हों, जिस पर वो नालायक पुत्र ना चले हों, अर्थात ऐसा कोई अपराध नहीं जो उन्होंने नहीं किया हो। ठीक है,
तो काफ़ी अच्छा व्याख्या भाव रहा। इसकी एक बार समराइज कर लेते हैं मोटा मोटी। तो देखिए यहाँ पर बात बताई गई थी कि जो अमीर के जो बच्चे रहते हैं वो कभी भी इतना स्ट्रगल नहीं करते हैं जितना गरीब कर लेते हैं, ठीक है। अमीर के जो बच्चे रहते हैं वो केवल तीतर वेटर को आपस में लड़वाते रहते हैं, ठीक है। वो अधिक मेहनत करना भी नहीं जानते, वो केवल पतंग से ही हार जीत कर लेते हैं, यहाँ पर बताया गया था। और यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य जो है केवल हमेशा धन के कारण ही उसके अंदर ऐब आते हैं, उसके अंदर दुर्व्यसन आता है। तो ऐसा इसका व्याख्या भाव रहा। इसका विशेष पक्ष देखते हैं। तो विशेष पक्ष है आपका, कवि ने सपूतों के शोक एवं बुरी आदतों का वर्णन किया है। अत्याधिक धन के साथ मद एवं, मद का मतलब क्या है, मद का मतलब है ऐब, ठीक है। मंद हो जाना बुद्धि, तेरी तो बुद्धि ही मंद हो गई है। अत्याधिक धन के साथ मद एवं दुर्व्यसन का आना स्वाभाविक है। कवि यहाँ पर स्वाभाविक कह रहे हैं कि मतलब कि जिसके पास धन आ जाता है तो स्वाभाविक है कि दुर्व्यसन यानी कि उसके अंदर मूर्खता, उदंडता आ जाती है, गलत व्यवहार आ जाता है। देखिए भाषा प्रतीकात्मक है, एक कहानी टाइप आपके घर में दिमाग के घर में बनी होगी। भाषा में सहजता और स्वाभाविकता का गुण विद्वान है। लयात्मकता और तुकांतता का समावेश है। कविता का मुख्य गुण गयता एवं संगीतात्मकता भी सर्वत्र रूप से देखा जा सकता है। अगले काव्य की तरफ बात करें, 127/5 जो आपका 5वां काव्य है इस कविता का, पूरी मैथिली शरण गुप्त की पढ़ते हैं इसे। चलिए। निकले कि फिर 10-5 चिड़िया मार लाना है उन्हें, बंदूक ले बन जंतुओं पर बल दिखाना है उन्हें। घातक तुम्हारी तो सहज ही शाम की यह शेर है, पर उन अभागों से कहो किस जन्म का ये वेर है। एक बार इस काव्य को जरा दोबारा पढ़ते हैं। देखिए काव्य में गयात्मकता है, संगीतात्मकता है, प्रतीकात्मकता देखने के लिए भी मिलेगी आपको। एक तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पढ़ते हैं दोबारा। निकले कि फिर 10-5 चिड़िया मार लाना है उन्हें, बंदूक ले बन जंतुओं पर बल दिखाना है उन्हें। घातक तुम्हारी तो सहज ही शाम की यह शेर है, पर उन अभागों से कहो किस जन्म का वेर है। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा पद लगाना आपको। ऐसे ही देखिए इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो मैं आपसे यही दुआ करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए मित्रों, मैं आपसे यह बता दूं कि आपने इतने सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे अंदर और ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है, और सब्सक्राइब करने से आपको ये पता लग जाएगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर एक शब्द आया था वन जंतु, जो सेकंड लाइन का चौथा शब्द है, तीसरा वन जंतु जो एक ही शब्द है, ठीक है, पूरक शब्द बोलते हैं ऐसे शब्दों को, जुड़े हुए शब्द हैं। वन जंतु, वन जंतु का मतलब क्या है? जंगली जानवर। एक शब्द आया घातक, घातक तीसरी लाइन का सबसे पहला शब्द घातक, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करा गया है घातक, ठीक है, एकदम साइलेंट, खतरनाक। घातक का मतलब है जानलेवा, नुकसानदायक, खतरनाक। एक शब्द आया है वेट, वेट कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, उन्हें घातक तुम्हारी तो सहज ही शाम की ये शेर है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये गलत है, वेट नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो जाता है, इसलिए तो मैं कहूँ यहाँ पर वेट तो कुछ है ही नहीं, शब्द वेट का अर्थ ही नहीं है यहाँ पर कुछ। देखिए वेट शब्द गलत लिखा हुआ है, इसे शेर कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिएगा? शेर कर लीजिएगा। शेर, शेर का मतलब क्या है यहाँ पर? दुश्मनी। सॉरी, यहाँ पर शेर नीचे वाला जो वेर है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। देखिए शेर यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, बेट के स्थान पर आप बेर कर लोगे, ठीक है, कि हमारा तो उनसे बेर का नाता है, ठीक है, बेवेर का मतलब दुश्मनी, ठीक है, तो याद रहेगा। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तरफ से भी गलती हुई, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है क्योंकि। तो देखिए बेर का मतलब क्या है? देखिए बेर कहाँ पर है मैं आपको बता दूँ, तो फोर्थ लाइन है इस पूरे काव्य की, लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन का लास्ट शब्द है वेर है। तो वेर का मतलब है वेर, कि मैं तो तेरे से बेर करता हूँ, बेर करती हूँ। बेर का मतलब है दुश्मनी, ठीक है। अभागे, अभागे का मतलब क्या है?
अभागे का मतलब है भाग्यहीन, ठीक है, भाग्यहीन। इसका प्रसंग भाव देख लेते हैं। तो देखिए इसका प्रसंग भाव है, द्विवेदी योगीन प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त का हिंदी साहित्य में अप्रथम स्थान है। रईसों के सपूत कविता के अंतर्गत कवि ने धनपतियों के राजसी शोक का वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ पर हमेशा प्रसंग में हम क्या करते हैं, बिल्कुल डिट्टो लाइन रट के जाते हैं कि पहले कवि का कविता का नाम लिख देंगे बस छुट्टी, और प्रसंग में क्या बताया। तो देखिए कुछ नया लिखने की कोशिश किया करो, जब भी तो मज़ा आता है प्रेजेंटेशन पेपर करने में, टीचर को भी अच्छा लगता है। तो देखिए प्रसंग भाव है इसका, द्विवेदी योगीन प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त का हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान है। रईसों के सबूत कविता के अंतर्गत कवि ने धनपतियों के राजसी शोक का वर्णन किया है। कवि ने धनपति जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका जो राजसी शोक है, जो उनके राजसी उनके जो शोक हैं, एक बड़े बड़े शोक हैं उनके, उन शोकों का वर्णन किया है। जिस प्रकार राजाओं के समय में आखेट गर्व का विषय माना जाता था। देखिए आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब यही होता है कि किसी के ऊपर अत्याचार शोषण करना। कि देखिए क्या है कि उस जमाने में क्या होता था कि राजा ने दूसरे राज्य को जो है अपने कब्जे में कर लिया, और वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनको अपने हरण में कर लिया, उन्हें भी अपनी रानी बना लेना दूसरे के राजा की। तो ऐसे ही चलता था जब राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी उस दौरान, समझ रहे हो ना आप। उस दौरान क्या होता था कि हम दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लें, इसी को ही तो आखेट गर्व कह सकते हैं। आखेट क्या माना जाता था, एक गर्व का विषय माना जाता था। उसी प्रकार सपूतों के लिए भी वन्य पशुओं पर बल प्रयोग करना अहं की तुष्टि के लिए आवश्यक है। देखिए बहुत ही अच्छा व्यंग कसा है, कहा है कि जिस प्रकार राजाओं के समय में आखेट गर्व का विषय माना जाता था, उसी दौरान वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में ये हो रहा है कि सपूत जो हैं, जो नालायक पुत्र हैं, वो वन्य पशु जो हैं, जो जंगली जानवर हैं, उन पर अपना क्या कर रहे हैं, बल प्रयोग कर रहे हैं, फोर्स डालते हैं, और उनको उनका शिकार करके मांस वगैरह खा लेते हैं, बेचते हैं। वो अपना देखिए खाने और बेचने की तो बात अलग, केवल बहुत से ऐसे करते हैं केवल मारते हैं, शौक है उनका शिकार करना, उसे मार दिया बस। और बहुत सारे मारने के पीछे मकसद होता है उसका मांस खा लेना, ठीक है। बहुत अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, उसका बेचते भी हैं फिर। तो बल प्रयोग करके अहं का मतलब घमंड दिखाते हैं कि मेरे अंदर इतना घमंड है। कभी कभी घमंड चूर भी हो जाता है, अगर वो थोड़ा सा भी जानवर जो है खतरनाक मिल गया, तो पागल पुगल हो गया जैसे, तो दिक्कत वाली बात बन जाती है। तो उसी को ही यहाँ पर व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे अब। तो देखिए इसका व्याख्या भाव है, मैथिली शरण गुप्त जी वर्णन करते हैं कि सपूत जो नालायक पुत्र हैं, जब बड़े हुए तो तीतर वेटर लड़वाने लगे, ठीक है। बड़े हुए तो तीतर वेटर लड़वाने के स्थान पर क्या करने लगे, देखिए जब थोड़े छोटे रहते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो तीतर वेटर से लड़वाते हैं। अब जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तीतर वेटर लड़वाने के स्थान पे अब क्या करते हैं, कबूतरों को, चिड़ियाओं को, जंगली जानवरों को मारने में अपनी शान समझने लगते हैं। भले ही वन्य पशुओं की हत्या पर कितने ही प्रतिबंध लगान क्यों ना लग जाएं। देखिए क्या है, संसद, भारत की संसद चाहे कितने भी कानून क्यों ना बना ले, कितने भी अधिनियम, कितने भी एक्ट क्यों ना पास हो जाएं, पर देखिए ये नहीं रुकने वाला है। कहने का मतलब ये, जब अमीर, जब नालायक पुत्र बंदूक लेकर अपने घर से निकलते हैं, तो उसका मतलब यही है कि वो शिकार के लिए निकले हैं, वन्य पशुओं पर अपना बल प्रदर्शन के लिए निकले हैं। तो कहने का मतलब ये, संसद कितने भी कानून बना ले, कितने भी अधिनियम बना ले, वास्तविकता के रूप में वो जब तक अप्लाई नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। यही रियलिटी है वर्तमान समाज की भी। चाहे आप खुद देख लो, वन्य जीव को मोर इतने पंख इतने सेल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। मोर के पंख कहाँ से आते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, दिक्कत हो जाती है फिर, केवल सेंस को समझिए करो आप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भले ही वन्य पशुओं की हत्या पर कितने ही प्रतिबंध क्यों ना लग जाएं, क्यों ना लगे हों, किंतु सपूतों के लिए, यानी कि जो नालायक पुत्र हैं, उनके लिए बंदूक लेकर घर से निकलने का अर्थ है वन्य पशुओं पर अपना बल प्रदर्शन। लेकिन यह समझना कोई नहीं चाहता कि प्रदर्शन इन निरीह जंतुओं के लिए कितना प्राण घातक हो सकता है। कि भाई वो तो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वो तो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि अपना बल दिखा रहे हैं, अपना अहम दिखा रहे हैं, पर उस बेचारे प्राणी का तो प्राण निकल गया ना, उसके तो प्राण घातक हो गए।
सपूतों के लिए यह केवल शाम के लिए समय में घूमना है कि वो शाम की सैर पे जा रहे हैं, ठीक है, शाम की सैर पे जा रहे हैं, उनके लिए तो ये हो गया। परंतु उस जीव की, उस जंतु की, बेचारे की तो जिंदगी समाप्ति हो गई भाई। कितनी बेकार बात है, बहुत ही ज्यादा। देखिए बहुत कड़वा व्यंग कसा है मैथिली शरण गुप्त ने, जो काफी शानदार रोमांचकारी आपको देखने के लिए मिल रहा है। कवि यहां प्रश्न करते हैं कि क्या मात्र शौक पूरा करने के लिए निरीह प्राणियों की हत्या युक्ति संगत है। कहने का मतलब ये है कि मैथिली शरण गुप्त प्रश्न कर रहे हैं आपसे, हमसे, कि हम जो है शौक मात्र के लिए जो निरीह प्राणी हैं, जो दयालु बेचारे प्राणी हैं, उनकी हत्या हम प्लानिंग के साथ करते हैं, वो क्या सही है। यदि सही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सही है या गलत है। यदि आप सही मानते हो कि जो जीव है उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये सही है कि भाई एक तरफ मांस हमें भी खाना है, तुम्हें भी खाना है, ठीक है, मतलब कि और कौन को और कोई थोड़ी सेवन कर रहा है, मतलब कि हम तुम में से ही, रियलिटी में हम तुम में मत चले जाना, मतलब कि जो और अन्य लोग हैं, ठीक है, वो ही तो इसका सेवन कर रहे हैं। जब वो सेवन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो खाल होती है इन जानवरों की, ये बिकती है, तो ये जो इनका शिकार हो रहा है इस युक्ति संगत है, ये सही है। ऐसा शौक भी होना चाहिए क्या। बहुत सारे जो लोग ऐसा शौक करते हैं, ऐसा शौक होना चाहिए। यदि होना चाहिए तो यस लिखिए, यदि नहीं होना चाहिए तो नहीं लिखिए और विस्तार पूर्वक बताइए, ठीक है। मैं देखूंगा सबका कमेंट कि तुम क्या लिखते हो जब इस कविता को पढ़ने से आपके अंदर इतना आश्चर्यचकित रोमांचकारी आपको कर दिया है इस कविता ने। देखिए कवि यहां प्रश्न करते हैं कि क्या मात्र शौक पूरा करने के लिए निरीह प्राणियों की हत्या युक्ति संगत है। ना जाने इन प्राणियों के प्रति सपूतों की कौन सी शत्रुता है। कहने का मतलब यह है कि कवि कह रहे हैं कि इन प्राणियों के प्रति जो ये नालायक पुत्र हैं उनकी कोई शत्रुता है क्या, कोई दुश्मनी है क्या। ठीक है, एक शब्द आया था ना वेर, वेर जो बेट बेट लिखा था यहाँ पर, गड़बड़ कर रहा था हमारी भी। तो देखिए शत्रुता है क्या, जिस कारण वे इनके प्राण ले रहे हैं। कहने का मतलब ये ना जाने प्राणियों के प्रति इन नालायक पुत्रों की कोई आपस में दुश्मनी है क्या, जो इनके ही प्राण लिए जा रहे हैं। तो ये था इसका व्याख्या भाव। इसका समराइज कर लेते हैं पूरा एक ही बार में। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वहाँ पे तीतर वेतर लड़वाने के अलावा आप क्या करते हैं, जब बड़े होने लग जाते हैं तो जानवरों का शिकार करते हैं, कबूतरों चिड़ियाओं को मारने लग जाते हैं, वन्य पशुओं पर अपना बल प्रदर्शन करते हैं। वन्य पशुओं पर बल अपना प्रदर्शन इतना खतरनाक होता है कि वो इतना खतरनाक माना जा सकता है कि भाई उनकी तो वहाँ पे प्राण चले गए, उनकी तो जान चली गई। ठीक है, कवि ने एक प्रश्न भी किया है कि मात्र शौक पूरा करने के लिए निरीह प्राणियों की हत्या युक्ति संगत है क्या, करनी चाहिए क्या। तो ये था व्याख्या भाव इसका। मैं जल्दी के साथ इसलिए समाप्त कर देता हूँ कि व्याख्या भाव आपको जल्दी से, एक बार हमने वैसे डीपली पढ़ लिया, एक बार छोटा मोटा छोटा हम वैसे पढ़ लिया जल्दी जल्दी। इसका विशेष पक्ष देखते हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको कविता में, इसलिए कह रहा हूँ जैसी कविता खत्म हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे पता लगता है कि वीडियो को देखकर कितने बंदे सेटिस्फेक्शन हुए। विशेष पक्ष, विशेष पक्ष का मतलब है यहां कवि ने सपूतों के शौक एवं बुरी आदतों का वर्णन किया है। ठीक है, जो नालायक पुत्र हैं उनके शौक क्या क्या होते हैं, बीड़ी सिगरेट और क्या क्या, जानवरों के ऊपर निरीह प्राणियों को मारना, जिनकी तादाद कम है, जिन जानवरों की, उनका भी मांस का शिकार कर रहे हैं, मार रहे हैं, धाड़ रहे हैं, क्या कर सकते। दूसरा विशेष है कि निरीह वन्य प्राणियों पर बल प्रयोग सदैव होता रहा है। ये हमारे प्रति भी अपना संवेदनशीलता है और विशेष पक्ष भी काफी अच्छा है। तीसरा विशेष पक्ष है कि भाषा में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया। देखिए जहां भी काव्य में, जहां भी विशेष व्याख्या भाव में तुम्हें कोई प्रश्न देखने के लिए मिले, वहां पे एक तुम अलग से विशेष पक्ष डाल सकते हो कि जो इस भाषा है उसमें प्रश्नात्मक है, कि कवि ने प्रश्न किया है आपसे। ठीक है, उत्तर देना कमेंट बॉक्स में, बताया है ना मैं क्यों कवि ने प्रश्न पूछा है, दे दोगे तो मुझे ये याद रहेगा कि हाँ आपके समझ में ठीक ठाक से आ रहा है या नहीं आ रहा। चौथा, भाषा में सहजता एवं प्रभावमयता विद्वान है। लयात्मकता तुकांतता का समावेश है। कविता का मुख्य गुण गयता एवं संगीतात्मकता है।
देखिए हम अपना छठे दोहे की तरफ अब रुख करते हैं। 128/6 पढ़ते हैं, चलिए। आया जहां यौवन उन्हें बस भूत मानो चढ़ गया, जीवन सफल कारणार्थ अब उनमें अपव्यय बढ़ गया, सौंदर्य के शशि लोक में सब और उनके चर उड़े, गुंडे पसीनों की जगह लूह बुहाने के वहाने को जुड़े। लास्ट लाइन में थोड़ी गड़बड़ देखने के लिए मिली है, सॉरी। देखिए पढ़ते हैं एक बार दोबारा से काव्य को। आया जहां यौवन उन्हें बस भूत मानो चढ़ गया, जीवन सफल कारणात अब उनमें अपव्यय बढ़ गया, सौंदर्य के शशि लोक में सब और उनके चर उड़े, गुंडे पसीनों की जगह लोहू बहाने को जुड़े। काफी अच्छा। गयात्मकता, तुकांतता, संगीतात्मकता का गुण तो भरमार है भाई। इसका प्रसंग, शब्दार्थ, व्याख्या, विशेष पक्ष देखते हैं जल्दी से। देखिए निर्देश समझ में आता है ना कि भाई कैसे लिखना होता है। यहाँ आया यौवन उन्हें डॉट 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 लास्ट की लाइन, कि जिससे अथवा में क्वेश्चन आता है, टीचर को आसानी हो जाएगी कॉपी जांचने में। शब्दार्थ, शब्दार्थ में देखिए एक शब्द आया भूत, भूत आया, हाँ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का आपका लास्ट से चौथा शब्द है, लास्ट से जब गिनोगे तो चौथा शब्द है, ठीक है। भूत, भूत का मतलब है नशा, ठीक है, नशा याद रखना। भूत, भूत का मतलब भी नशा होता है। कारणार्थ, कारणार्थ का मतलब है जो करने के लिए है, जो करने योग्य है, करने के लिए कारणार्थ। अपव्यय, अपव्यय का मतलब है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची आपको मॉल में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। मॉल, मॉल समझते हो ना, शॉपिंग मॉल वगैरह जो होते हैं। हर कोई फिजूल खर्ची भी नहीं करता है, पर बहुत से करते भी हैं। अपव्यय, अपव्यय का मतलब है फिजूल खर्ची, बिना बात के खर्च कर रहे हो। शशि, शशि का मतलब चंद्रमा, सबको पता होगा। चट, चट का मतलब है गुप्तचर, ठीक है। चट का मतलब क्या है? गुप्तचर। चट कहाँ पर आया है भाई, ये तो बता दूं अपने प्यारे मित्रों को। देखिए चट आया है यहाँ पर, देखिए चट तो नहीं आया ना, यही तो मैं कहना चाहूँगा। देखिए नज़र कहीं ना कहीं पड़ जाती है, चट आया ही नहीं है। अपव्यय बढ़ गया, सौंदर्य के शशि लोक पे सब और उनके चर उड़े, तो देखिए चर है। देखिए आप यूं कहोगे नीचे वाला सही हो सकता है, ऊपर वाला भी तो गलत हो सकता है, नहीं। देखिए ऊपर वाला सही हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला जो हमने एडिशन लिया है वो प्योर किताब से लिया गया है, इसलिए वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ये जो नीचे है व्याख्या में, उसमें मिस प्रिंटिंग हो जाता है हमसे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो उनके चर उड़े, चर शब्द चट है यहाँ पे, सॉरी इसके लिए माफ़ कर देना, मिस प्रिंटिंग हो गई है। चट, चट दे रखा है, चट के स्थान पे चर है। चर का मतलब क्या है? गुप्तचर। चर गुप्तचर ऐसे याद हो सकता है, चर गुप्तचर। लोह, लोहू का मतलब क्या है? लोहू का मतलब है रक्त, खून, ब्लड। जुड़े, जुड़े का मतलब क्या है? जुड़े जो सबसे एंड का शब्द है इस काव्य का, जुड़े, जुड़े का मतलब इकट्ठे होना। तो ये थे शब्दार्थ। धीरे धीरे ये कविता भी खत्म होने की स्थान पे जा रही है। इसका प्रसंग भाव देखते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। भारतीय के वर्तमान खंड में कवि ने तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया है जो आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। कवि का मानना है कि, अब स्टार्ट होती है आपकी डीपली प्रसंग। प्रसंग है जब मनुष्य को अत्यधिक धन प्राप्ति हो जाती है तो वह भोग विलास में डूब जाता है। यही स्थिति उसकी संतान की भी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर कवि ने बताया है कि जब मनुष्य के पास अधिक धन हो जाता है, जब अधिक धन हो जाता है, भोग विलास में डूब जाता है। जब भोग विलास में डूब जाता है तो ये ही उसकी स्थिति को उसके बच्चे देखते हैं, और फिर फ्यूचर में भी उसके बच्चे भी यही करते हैं। रियलिटी है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका व्याख्या भाव देखते हैं, ज़्यादा डीपली में मत चले जाना। कभी आप इमोशनल अत्याचार सोच रहे हो मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो। वीडियो को समझाना मेरा मेन मकसद है कि आपको समझ में आ जाए, आप प्रसंग व्याख्या अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। गुप्त जी कहते हैं कि अब सपूत यौवन को प्राप्त हो गए हैं। देखिए मैं आपको दोबारा से सावधान कर दूं कि देखिए दोस्तों क्या है, आपको ना व्याख्या तो याद हो रही है अच्छी तरह से, पर देखिए ना आपका ये जो काव्य है इसमें आपको दिक्कत करते हो। दिक्कत का मतलब है वहां पे तो भाई पेपर में आपका काव्य आता है, आप भूल जाओगे। इसलिए देखिए शब्दार्थों को बड़े ध्यान से पढ़ो,
उस शब्दार्थ, पहले मैंने शब्दार्थ बताए, उस शब्दार्थ से उस शब्दार्थ को सेंट्रल में रख के पूरी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करो। यदि आपके अंदर ये कला आ गई ना, तो मेरा मानना ये है कि भाई साहब आप जो है ना, कभी भी सप्रसंग व्याख्या अच्छी तरह से करने के बिना चूक होगी नहीं, अच्छी तरह कर पाओगे और आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। उसका एक शब्द की, दो शब्द की, उस काव्य का पूरा सेंटर में रख के उससे स्टोरी बना लो। ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि भाई दिक्कत होती है, मैं मानता हूँ सबके साथ होती है, कमेंट में दोस्त करते हैं हमारे। तो चलिए देखते हैं। आपको लग रहा होगा पता नहीं बीच बीच में कहाँ पर कैसे हो जाता है। तो देखिए, गुप्त जी कहते हैं कि अब सपूत यौवन को प्राप्त हो गए, यानी कि सपूत जो हैं, अब नालायक पुत्र जो हैं, वो जवानी को प्राप्त हो गए हैं। अतः उन पर यौवन का नशा सर चढ़कर बोलने लगा। ठीक है, देखिए एक संगीत भी है, एक म्यूजिक सॉन्ग भी है। सर चढ़कर, आगे नहीं बताऊंगा, सर चढ़कर बोलेगा बोलेगा करके एक संगीत है। उस संगीत का नाम किस गायक ने लिखा है, किस गायक ने गाया है, किस फिल्म का है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ये देखना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से कौन इंटरेस्ट रखता है, किसका इंटरेस्ट है ज़्यादा। सर चढ़ के बोलेगा, तो ऐसे कुछ गाना है, तो किसने लिखा है, राइटर का नाम उस गाने का, किसने गाया है, किस फिल्म में यूज करा गया है, मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, देखता हूँ कौन लिखता है। तो चलिए, इसमें बहुत सारे गाने देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी फिल्म याद आ जाएंगी इस व्याख्या को पढ़ के। आपको चाहे देख लेना, आप कहोगे कि हाँ रियलिटी है। देखिए, यौवन आते ही उनकी फिजूल खर्ची भी बढ़ गई। कहने का मतलब क्या है, जवानी आते ही फिजूल खर्ची भी बढ़ जाती है। जैसी जवानी आती है नालायक पुत्रों को, उनकी फिजूल खर्ची भी बढ़ जाती है। अब वे देखिए, फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, किसकी बढ़ती है, यौवन आते ही। किन की बढ़ती है, सपूतों की, जो नालायक पुत्रों की फिजूल खर्ची। कैसे याद रख सकते हो, काव्य में भाई साहब अपव्यय शब्द आएगा, अपव्यय, अपव्यय शब्द आ रहा है ना, देख रहे हो, अपव्यय। अपव्यय का मतलब क्या है, अपव्यय का मतलब फिजूल खर्ची, यानी कि जब सपूत बड़े होते हैं तो उनकी फिजूल खर्ची भी बढ़ जाती है। अब ये कहानी धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी, पीछे की है और आगे की है, उस फिजूल खर्ची अपव्यय शब्द को आपने सेंटर में रख लिया, और काव्य में जब पेपर में आएगा सप्रसंग व्याख्या करो, अपव्यय शब्द दिख गया, मिलता जुलता था पूरी कहानी, आपको पता ही है कि भाई हाँ ये मैंने पढ़ा था, और उसमें अपव्यय शब्द आ गया, तो आपको पक्का हो जाएगा भाई अब तो यही लिखना है मुझे। तो इसलिए कह रहा हूँ आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने हिंट के रूप में अब आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जवानी आते ही, यानी कि यौवन, यौवन शब्द जवानी के लिए प्रयुक्त होता है। यौवन आते ही उनकी फिजूल खर्ची भी बढ़ गई। यौवन उम्र का वह पड़ाव है, यानी कि जवानी उम्र का वह पड़ाव है जहां जीवन की सार्थकता केवल सुरा और सुंदरी में ही दिखाई देती है। रियलिटी है, नालायक पुत्रों को जब यौवन उम्र आती है तो यह जीवन की सार्थकता है कि यौवन उम्र में केवल सुरा और सुंदरी ही दिखाई देती है। सुरा, सुरा का मतलब क्या है, सुरा का मतलब है, बताइए सुरा का मतलब क्या है। तुमने शराब और शबाब का नाम सुना है, शराब और शबाब, संगीतों में, सॉन्ग में, फिल्मों में सुना होगा शराब और शबाब। देखिए, तो शराब को ही सुरा कहते हैं, याद रहेगा सुरा। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। तो कह रहे हैं कि जीवन मतलब कि जवानी उम्र का वह पड़ाव है जहाँ जीवन, लाइफ का जो सार्थकता है, जो लाइफ की सार्थकता है, वो केवल शराब में और स्त्री में ही दिखाई देती है। यानी कि देखिए, सुरा का मतलब क्या है, नशा, ठीक है, यानी कि शराब, और स्त्री में क्या, सेक्स के प्रति, ठीक है, सुंदरी में, स्त्री में सेक्स के प्रति बहुत रुचि दिखाई देती है। ऐसी मतलब कि हम यौवन उम्र का वह पड़ाव आ जाता है जहाँ पे सुरा और सुंदरी ही दिखाई देती है। इस पर यदि रईसों के पिता की संतान हो तो यह नशा और अधिक बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह जवानी, यदि रईसों के बेटों को आए, जो अमीर हैं, अमीरों के पुत्रों को आती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पुत्रों को आ जाए, तो ये नशा और सर चढ़कर बोलेगा, यह नशा और ज्यादा ऊपर चढ़ के बोलेगा। ठीक है, उस संगीत का नाम जरूर बताना कौन सा है, सर चढ़ के बोलेगा। ठीक है,
सपूतों ने भी यानी कि नालायक पुत्रों ने भी अपने पंख सुंदरियों के लोक में फैलाने आरंभ कर दिए। आप समझ रहे होगे पूरी स्टोरी, वैसे कहीं ना कहीं आप इंडिकेशन दे रहे होगे एक फिल्म को, एक नाटक को, ठीक है, एक म्यूजिक को, अपने स्टोरी को। ज़्यादा नहीं जाऊंगा, डीप हो जाएगा ज़्यादा। सपूतों ने भी अपने पंख यानी कि नालायक पुत्र जो हैं उन्होंने अपने पंख सुंदरियों के लोक में, सुंदरियों का लोक का मतलब क्या है? सुंदरियों का लोक का मतलब है जहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, जहाँ ऐसी नारियाँ, हम यूँ कह सकते हैं आज के ज़माने में, जो बहुत देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो ब्यूटी पार्लर से का समावेश है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी सुंदरियों के लोक में, लोक का मतलब यहाँ आप गली से ले सकते हो, एक मोहल्ले से ले सकते हो, जहाँ पे सुंदरियाँ रहती हैं, जहाँ पे सुंदरियों का मोहल्ला है, गली है, उसमें जाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि नालायक पुत्रों ने सुंदरी जो हैं, जो स्त्रियाँ हैं, जो वो भी युवा हैं और वो भी युवा हैं, तो उनकी गलियों में जाना, उनके लोक में अपने पंख फैलाना, यानी कि अब उनकी हिम्मत यहाँ तक हो गई है सपूतों की, नालायक पुत्रों की, कि अब उनके जो पंख हैं सुंदरियों के लोक में फैलने आरंभ कर दिए हैं। तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, आप समझ रहे होगे, क्योंकि अभी तक तो वन्य पशुओं पर बल प्रयोग होता था, किंतु अब, कहने का मतलब क्या, अब तक तो केवल वन्य पशु का मतलब क्या, जो जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर बल प्रयोग करते थे। अब सुंदरी प्राप्ति के लिए, यानी कि अब लड़की को प्राप्त करने के लिए, अब लड़की की चाहत में बल प्रदर्शन आवश्यक हो गया है, ठीक है। कवि ने यहाँ सपूतों को गुंडा कहकर संबोधित किया है। क्यों कहा है? देखिए, भाव यह है कि गुंडा अपराधियों के समान है, गुंडा अपराधियों के समान है, क्योंकि सुंदरी को प्राप्ति करने के लिए वो रक्त बहाने के तत्पर हमेशा रहता है। मतलब कि जैसे उसे लड़की यदि पानी है किसी उस नालायक पुत्र को, तो वह खून खराबा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, तो इसलिए गुंडा कहा है। इसका एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा व्याख्या भाव का। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या भाव का समराइज देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि यौवन नशा चढ़ चढ़ के बोलता है, फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, जब इतनी जवानी आती है तो उम्र का वह पड़ाव है, जहाँ पर जो है रईसों की संतान है और ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पर जहाँ पर सुरा और सुंदरी ही दिखाई देती है उस जवानी की उम्र में। तो उसमें बताया गया है कि पंख जो है सुंदरियों के पंख के इलाके में, सुंदरियों के इलाके में उन सपूतों ने अपने पंख जो है फैलाने स्टार्ट कर दिए हैं। कवि ने उन सपूतों को यहाँ पर गुंडा कहकर प्रयुक्त किया है। ये था इसका पूरा व्याख्या भाव समराइज जो हमने किया। इसका विशेष पक्ष देखते हैं, तो विशेष पक्ष है सपूतों की आपराधिक प्रवृत्ति का वर्णन किया है। आपराधिक प्रवृत्ति क्यों कहा है? क्योंकि वो लड़की की चाहत के लिए, लड़की को प्राप्त करने के लिए खून खराबा कर देते हैं। आज देखते होगे और क्या चलता है, अखबार उठाओ, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। सपूतों की आपराधिक प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। दूसरा है अत्यधिक धन की प्राप्ति मनुष्य में तामसी वृत्ति को जन्म देती है। तामसी वृत्ति का मतलब क्या है? तामसी वृत्ति का मतलब है कि ऐसी जो एक मतलब कि हम यूँ कह सकते हैं ऐसा कार्य जो मतलब कि पतन की तरफ, ठीक है, मनुष्य में तामसी वृत्ति यानी कि गलत कामों के प्रति एक मतलब कि एक ऐसा व्यवहार जो गलत व्यवहार है, तामसी वृत्ति, पतन, नाश के प्रति दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा हो रही है, महादुर्दशा हम कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा तामसी वृत्ति समझ जाओगे आप। अत्यधिक धन की प्राप्ति में मनुष्य में तामसी वृत्ति जन्म ले लेती है। कवि ने वर्तमान की अधोगति का चित्रण किया है, जो वर्तमान की, भारत की, जो देश की, दुनिया की जो दुर्दशा हो रही है उसका वर्णन किया है। भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रवाह में है, लयात्मकता एवं तुकांतता का समावेश है, गयता एवं संगीतात्मकता का गुण विद्वान है। तो ये था आपका पूरा काव्य जो हमारा अब खत्म होते हैं सारे काव्य। देखिए हम अगर मैं पूरी इसकी स्टोरी आपको बताऊं तो देखिए स्टोरी क्या है पूरी, तो आपने देखा रईसों के सपूत में पहले तो बताते हैं कि पिता जो है डांटते हैं, फटकारते हैं, तो माँ जो है पूछकार लेती है कि बेटे को क्यों मार रहे हो। फिर बाद में जो है बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी नालायक और शरारतें और इतनी बढ़ती रहती हैं। आगे कवि कहते हैं कि और बढ़ते रहते हैं, तो कवि बच्चे क्या करते हैं, जो नालायक पुत्र हैं वो जो है मतलब कि शिकार करने लग जाते हैं, जीव जंतुओं की हत्या करने लग जाते हैं, उन पर शिकार उनका शौक हो जाता है। अब उससे पहले वो बताते हैं कि वो जो है अपने दोस्तर यानी कि तीतर वेटर को हंसाने में लगे रहते हैं, तीतर वेटर को हंसाने में लगे रहते हैं। उसके बाद जो है वो जो है शिकार करने लग जाते हैं, मतलब कि जीव जंतुओं को मारने में अपना बल दिखाते हैं। फिर जो है अब ज़्यादा और बढ़ जाते हैं तो उनके अंदर जवानी आ जाती है। जवानी आके वो सुर और सुरा यानी कि स्त्री
और सुरा को अपनी चाहत बना लेते हैं। यह उनका मेन मकसद है, जहाँ पर इन्होंने गुंडा कहकर प्रयोग किया है। तो ये था पूरी कविता का पूरा व्याख्या जो हमने एक बार में पूरी कहानी को रच दिया है। तो देखिए मित्रों, यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, पूरे काव्य अगर आपको समझ में आ गया हो तो जब ही इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करके ही पता लगेगा कि भाई साहब आपके समझ में आया है या नहीं आया। तो हमें दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स, मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लॉकडाउन के कारण महामारी फैल रही है, इतने ज़्यादा वायरस फैल रहा है, तो अपना ध्यान रखिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।